नमस्कार सभी को डीएलएड सेकंड सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं शुभ्रांशु कुमार उपाध्याय, सलाहकार एससीईआरटी। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल में जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो चैप्टर है उस पे हम लोग डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि इस चित्र में ये दिख रहा है, इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संगठन क्या है, उसका घटक क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसमें, किसकी कितनी मात्रा है, क्या घनत्व है। तो अगर इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करें कि विभिन्न पहलुओं के बारे में हमने बहुत सारी जानकारी एकत्रित संग्रहित कर ली है, लेकिन पृथ्वी का जो अन्वेषण और सर्वेक्षण करने के साथ भी हम नक्शा भी बना सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चट्टानों का भी विश्लेषण किया है, किंतु पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के संदर्भ में प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं किए जा सकते। ये कुछ साक्ष्यों के आधार पर हम समय समय पर विभिन्न धारणाओं को प्रस्तुत करते हैं और इस पे अभी भी अनवरत खोज जारी है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की क्या क्या उसके संगठन है, क्या कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कैसे क्या होता है। इसमें बहुत डिटेल में लोगों ने अध्ययन भी किया है, समय समय पर इसकी जानकारी भी आती रहती है और इसमें विभिन्न अध्ययनों के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन भी किए जाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की भीतरी परत जो है वो 6000 किलोमीटर से भी अधिक गहरी है। यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, अगर सेंटर से हम उसको लें तो करीब 6000 से 6300 कुछ किलोमीटर की गहराई है। जब प्रत्यक्ष अवलोकन संभव नहीं होता है, इतनी गहराई तक नीचे जाना, ये अभी तक ये संभव नहीं हो पाया है। बहुत हद तक हम लोगों ने कुछ किलोमीटर तक ही लोगों ने जा करके या और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो भूवैज्ञानिक हमारे हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, जियोफिजिस्ट हैं, इन लोगों ने इस तरह के बहुत सारे अध्ययन किए। तो विभिन्न अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर हमको निर्भर होना पड़ता है कि जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन के बारे में बात करते हैं तो जो भी इनडायरेक्ट एविडेंस है, जो उनके आधार पर हम बहुत सारे निष्कर्ष को निकालते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। अक्सर हम भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में दबे रहस्यों को उजागर करते हैं और ज्वालामुखी पृथ्वी की गहराई में स्थित तत्वों को धरती की सतह पर उगल देती है। तो भूकंपी तरंगों की संचरण की गति में पृथ्वी की विभिन्न परतों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे और उनके बारे में डिटेल भी आगे आगे की स्लाइड्स में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम पृथ्वी के विभिन्न परतों से गुजरने वाली जो भूकंपी तरंगे हैं, तरंगों की गति को मापते हैं और वैज्ञानिकों के पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन करने में सहायक होती है। तो वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के घूर्णन और पृथ्वी के विभिन्न भागों के गुरुत्व में अंतर का भी अध्ययन किया जाता है। वे चांद पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है के आकर्षण प्रभाव से सागरों में होने वाली ज्वार नामक परिघटना का भी अवलोकन करते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित कुछ सिद्धांतों को व्यवस्थित किया है, जिनकी सहायता से वे पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित माहौल को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयत्न करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की गतिविधियों को समझ सकें। इस प्रकार के कुछ अध्ययनों के आधार पर वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के बारे में एक टेंटेटिव चित्र भी विकसित किया है। जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित नई नई सूचनाएं प्राप्त होती जाती हैं, हम पुराने विचारों के में सुधार होता है। तो विज्ञान पृथ्वी का जो विज्ञान है आंतरिक संरचना को लेकर के, जिसमें जियोलॉजी के साइंटिस्ट, जियोफिजिक्स
बहुत सारे शोध और अध्ययन करते रहते हैं। तो जैसे-जैसे हम नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो पुरानी जो धारणाएँ हैं, अवधारणाएँ हमारी बनी हुई हैं, उसमें हम सुधार भी करते जाते हैं। अभी भी बहुत ऐसा वास्ट एरिया बचा हुआ है जिसके बारे में हम में अभी तक बहुत ठोस कुछ ज्ञात नहीं। कुछ परिणामों की सत्यता को लेकर भी कभी-कभी डाउट्स भी होते हैं, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट चलते हैं, फिर एक नए तथ्य की खोज होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम पृथ्वी की परतदार संरचना और पृथ्वी की आंतरिक कोर का ठोस होना हम लोगों ने अभी एक्सेप्ट कर लिया है। किंतु अभी भी कुछ सिद्धांत पूर्णतः स्वीकारे नहीं गए हैं और ये नए ज्ञान द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया से में गुजरते हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि पृथ्वी की जो संरचना वो परतदार है, यानी कि जो 3 प्रमुख परतें हैं, उनसे मिलकर के हमारी पृथ्वी बनी हुई है। जो सबसे ऊपरी परत है जिसको हम भूपटल और या क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मैंटल जिसको प्रवार भी कहते हैं, और प्रोड जो तीसरी जो परत है वो प्रोड है, जो सबसे अंदर की जो परत है। तो ये जैसा इस चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि 3 प्रमुख परतों में हम लोगों ने पृथ्वी की जो परत है वो 3 प्रमुख भागों में विभाजित है। और इनके जो संगठन है रासायनिक केमिकल कंपोनेंट्स के आधार पर, तापमान के आधार पर और घनत्व के आधार पर इनका जो विभाजन किया जाता है और इसके अंदर होने वाली जो संक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर इन परतों को विभाजित करते हैं। और इन परतों को विभिन्न साइंटिस्टों ने, विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय-समय पे अध्ययन किया और एक परत से दूसरी परत के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है जिससे वो परत डिस्टिंग्विश होती है, क्योंकि उसकी जो रासायनिक संगठन एक परत में एक समान है, लेकिन जहाँ से वो डिफरेंसेस स्टार्ट होते हैं उसको हम एक रेखा या उसको एक डिवाइडिंग लाइन के तौर पे विभाजित करने वाली जो रेखाएं होती हैं या जो जिन वैज्ञानिकों ने उसको खोजा है कि यहाँ से ये इस लेयर को इस लेयर से डिस्टिंग्विश कर रहा है, इसको अलग अलग कर रहा है। उसके कुछ नीचे इस टेबल में आप देख रहे होंगे कुछ नाम हमने लिखे हैं और ये इस तरह के डिस्टिंग्विश करने वाले जो डिसकंटिन्यूटी जो हो जहाँ से हो रही है, इस तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आपको जानने चाहिए और इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में या इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जैसे जो क्रस्ट के अंदर जो है, जो हमारा क्रस्ट है, भूपटल है, वो सेल और सीमा से मिलकर बना हुआ है। ये सेल और सीमा जो है सिलिकॉन, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये इनके एलिमेंट्स इन मेजॉरिटी में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो क्रस्ट के अंदर जो एक डिस्टिंग्विश जो कहाँ तक सेल है और कहाँ के बाद जो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम होता है, तो उसको जो डिवाइडिंग करने के लिए हम डिस्टिंग्विश करते हैं वो उस रेखा को हम कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो विद इन अ क्रस्ट कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी होती है, ये बात को आपको जानना चाहिए। फिर जब हम लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल, क्रस्ट का जो निचला भाग है और मेंटल का जो ऊपरी भाग है, तो क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम मोहरविक था, उनके नाम पर इस डिसकंटिन्यूटी का नाम पड़ा है मोहरविक डिसकंटिन्यूटी। इसको मोहो के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से जब हम और नीचे आते हैं तो लोअर और आउटर मेंटल, मेंटल का जो लोअर पार्ट और मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, लोअर एंड आउटर मेंटल के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन है उसको हम रिपीटिव डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसी तरह से और हम जब नीचे जाते हैं तो लोअर मेंटल और आउटर कोर के बीच में विचर्ड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी और आउटर और इनर कोर के अंदर जो डिसकंटिन्यूटी है वो लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये प्रमुख रूप से 5 हैं। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्रस्ट के अंदर सेल और सीमा को विभाजन करने वाली रेखा का क्या नाम है। ये सारे ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। एक ही अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो इस तरह की बातों को, इस बारीकियों को आपको जानना जरूरी है।
तो अब हम बात करेंगे एक-एक जो परत है, एक-एक जो डिवाइडिंग है पृथ्वी के अंदर क्रस्ट, मैंटल एंड कोर, इस पर हम एक-एक पे पुनः डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो भूपटल है, क्रस्ट। तो पृथ्वी की बाहरी सतह भूपटल या पर्टी कहलाती है और यह परत अन्य सभी परतों से पतली होती है। और भूपटल की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्रों में लगभग 30 किलोमीटर तक और महासागरों में लगभग 10 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि जो हमारी पृथ्वी की सतह पे जो संरचनाएं हैं, महासागर है और लैंड मास है। तो जो महासागरों में इस पटल की जो मोटाई है वो कम है लैंड मास की तुलना में। यानी कि जहाँ पे जो लैंड वाला पार्ट है पृथ्वी का, वो वहाँ पे भूपटल जो है वो ज्यादा मोटी है। महासागरों में जो का जो तल है, तल के नीचे जो पट्टी है वहां पे वो उसकी मोटाई यह परत पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का करीब 0.5% हिस्सा रखती है। और पृथ्वी का सबसे बाहरी परत यानी भूपटल मुख्यतः बेसाल्ट और ग्रेनाइट, ये बेसाल्ट और ग्रेनाइट से बनी होती है। यह परत आंतरिक परतों की अपेक्षा अधिक ठंडी और कठोर होती है। अब दूसरी स्लाइड में हम इस पार्ट को हम डिसेक्ट करके जो पृथ्वी का एक सेक्शन को हमने अलग कर लिया है, जो दूसरी स्लाइड में भी उसको और अच्छे से दिख रहा था। यहाँ आप देखें इस चित्र में जो दाहिनी तरफ जो हमारा प्रेजेंटेशन में जो चित्र दिखाई दे रहा है, कैसे क्रस्ट जो रेड ब्लैक वाला पार्ट है वो क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, मेंटल के बाद कोर है, कोर में फिर बाह्य क्रूड है, फिर निचली मेंटल है और इनकी अलग अलग यहाँ पे लेंथ भी दी गई है। तो जो पृथ्वी की गहराई है जिस या पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। तो विभिन्न अलग अलग क्रूड पे अलग अलग जो परतें हैं उनकी क्या क्या यहाँ पे इतनी गहरी इतने गहराई पे जाने के बाद क्या मिलेगा, कोर की का गहराई कितनी है, कोर में आंतरिक क्रोड का क्या है, बाह्य क्रोड कहाँ तक से स्टार्ट होता है, और ये कौन कौन सी रेखाएं यहाँ पे आप देख रहे होंगे, कौन कौन से उसके विभाजक हैं, इसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इनके घनत्व भी दिए गए हैं। जैसा आप देख रहे होंगे कि पृथ्वी के क्रस्ट पे जो 2.90 इसका घनत्व है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं आप और अंदर की तरफ पृथ्वी की गहराई में आप उतरते जाते हैं तो घनत्व भी बढ़ते जाता है। तो जैसा कि इस चित्र में भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि क्रस्ट की क्या कितनी गहराई है, और ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इसकी गहराई है। जो महाद्वीपीय भाग है वहाँ पे उसकी गहराई ज़्यादा है, महासागरीय भागों में जहाँ पे है वहाँ पे ये पतली है। तो पृथ्वी की जो भूपटल परत है वो जीवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल को सजे हुए। ये जो तीन प्रमुख मंडल हैं, जीवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये पृथ्वी का जो स्थल मंडल है, भूपटल जहाँ पे है, इससे मिल करके इसी के ऊपर सारी ये गतिविधियां हो रही हैं। तो पृथ्वी पर जीवन रूप से भूपटल की गहराई से निचले वायुमंडल तक फैले हुए जीवमंडल क्षेत्र में विद्यमान है। लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक पृथ्वी के चारों ओर गैसों का घेरा है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल जलमंडल को समुद्रों, सागरों, झीलों, हिमनदों आदि स्रोतों सहित धरती की सतह पर उपलब्ध समस्त जल क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये सारी बातें हमने डिटेल में पूर्व की कक्षाओं में आपके साथ साझा की है। स्थलमंडल, जलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बातचीत कर ली। तो अब महासागरीय और महाद्वीपीय भूपटल और उनके संगठन, घनत्व और मोटाई के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो जैसा कि हमने कहा कि महासागरीय भूपटल अपेक्षाकृत नवीन है और इसका कोई भी हिस्सा 20 करोड़ वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। तो महासागरीय भूपटल का निर्माण प्रवार के पदार्थों से लंबी दरारों, रिफ्ट, जिनके फैलते कटक या पर्वत श्रेणियां से के लिए जाना जाता है, के भीतर लगातार होता रहता है। जैसा कि हमने जब माउंटेन वाला कक्षा जिसमें पहाड़ों के बारे में बात की थी, हिमालय, तो मैंने एक बात कही थी कि समंदर के अंदर भी बहुत सारे
रिज हैं, बहुत सारे रिफ्ट हैं, बहुत सारे चेन ऑफ माउंटेन की एक बड़ी श्रृंखलाएं हैं। तो उसकी सतह से और उनकी ऊंचाई अगर हम पृथ्वी के समंदर के तल से और पानी के ऊपर की ऊंचाई और नीचे की ऊंचाई तक पूरी ऊंचाई को देखें तो ऐसे ऐसे भी पहाड़ हैं जिनकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। तो एक पहाड़ों की अच्छी श्रृंखलाएं, बहुत सारी श्रृंखलाएं, बहुत सारे रिज, बहुत सारे तो आपको महासागरों में भी मिलते हैं और वहाँ पे भूकंप भी आते हैं, जिससे ज्वालामुखी के भी बहुत सारे उद्गार होते हैं, बहुत सारे एक्टिव ज्वालामुखी भी हैं। लास्ट में हम ज्वालामुखी के बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी जो आकृतियां हैं, भौतिक आकृतियां हैं, वो विविधता लिए हुए हैं। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारी ऐसी आकृतियां हैं, बहुत सारी भू आकृतियां हैं जिनके बारे में हम अभी बहुत सारी चीजों को नहीं जानते हैं। तो एक महासागर के अंदर विशाल क्षेत्र में फैली हुई ऐसी आकृतियां हैं, विशाल क्षेत्र है महासागरों का, उसके तल की बनावट, उसके अंदर नीचे महासागर की बनावट, उसके अंदर जो भौतिक आकृतियां हैं उसकी भिन्न आकृतियों से मिलकर बना है। पहाड़ हैं, रिज हैं, रिफ्ट हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो भू आकृतियां हैं वो महासागरों में फैली हुई हैं। तो भूपटल के कुल द्रव्यमान का केवल 30% भाग ही रखने वाला महासागरीय भूपटल पृथ्वी सतह का लगभग 61% भाग घेरे हुए है। ये बात यहाँ पे जानना आपको बहुत जरूरी है। और जो पृथ्वी के कंपोनेंट्स हैं, जो विभिन्न 3 परतें हैं, उनके बारे में जानिए। कौन सी परत, किस परत के बीच में कौन सी डिवाइडिंग लाइन है, उसके क्या नाम है, उनके घनत्व क्या है, कितनी गहराई के बाद मेंटल स्टार्ट होता है, कितनी गहराई के बाद कोर स्टार्ट होता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। ये सारे कुछ सवाल हैं जिनके प्रश्नों के उत्तर आपको अपने जो रेफरेंस बुक हैं और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो किताबें हैं उसमें डिटेल में मिलते हैं और इस तरह के बहुत सारे सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। अब जो दूसरा प्रमुख पटल है जिसको हम मेंटल के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रवार कहते हैं, वो पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% हिस्सा रखने वाला प्रवार क्षेत्र मोटी चट्टानों से बना होता है। भूपटल से नीचे और क्रोड के ऊपर स्थित होने वाला जो प्रवार क्षेत्र है लगभग 3480 किलोमीटर गहरा होता है। इसको आप पिछली स्लाइड में एक जो डिसेक्शन किया हुआ था उसमें स्पष्ट रूप से वो चीज दिखाई दे रहा था। प्रवार परत जो होती है वो मुख्यतः लौह और मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी होती है। तो इसका जो मेजर कंपोनेंट्स एलिमेंट है इसमें लोहा, मैग्नीशियम सिलिकेट है। और जो भूपटल की मुख्य संरचना जो है उसमें आपने देखा कि उसके क्या 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 कंपोनेंट है। तो भूपटल जो है वो मुख्य रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट से मिलकर बनी है और जो मेंटल है वो लौह और मैग्नीशियम सिलिकेट से मिलकर बनी है। अब इसके गुण धर्म के आधार पर जो हम जो परतें हैं, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, तो उसमें जो कौन कौन से उसके यांत्रिक और रासायनिक संगठन है, यांत्रिक गुणे हैं, गुणों के आधार पर हम उसको हम डिवाइड करते हैं कि इनर मेंटल एंड आउटर मेंटल, इनर मेंटल और आउटर मेंटल के बीच में कौन सी विभाजक रेखाएं हैं। तो जो विभाजन का जो क्राइटेरिया है उसमें हम रासायनिक और यांत्रिक संगठन के आधार पर, जब जैसे टेम्परेचर भी अलग अलग हैं, अलग अलग परतों के तापमान अलग अलग हैं, उनकी अवस्थाएं अलग हैं, कहीं ठोस है, कहीं द्रव है, कहीं सेमी लिक्विड के रूप में है। इनकी इनके बेसिस पे हम इसका जो डिवीजन करते हैं तो ये स्पष्ट रूप से इनका जो डिवाइडिंग करने का जो डिवाइडिंग हम जो कर रहे हैं उसमें यांत्रिक गुणों और रासायनिक संगठन के कारण ही भूपटल के विभिन्न क्षेत्रों की को विभाजित करते हैं। तो भूपटल और प्रवार के बीच इनके रासायनिक गुण, चट्टानों के प्रकार और
अन्य महत्वपूर्ण जो अंतर किया जाता है, प्रवार परत में हिलने डुलने की क्षमता होती है। जैसा कि नाम से भी है कि मेंटल जो है वो लिक्विड वहां पे, तो पृथ्वी के क्रोड और प्रवार के बीच उच्च तापमान और दाब प्रवणता होती है। तो दाब प्रवणता मतलब वो जो पूरा मेंटल है, जिस जो ज्वालामुखी के रूप में जो लावा निकलता है, जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं, वो यहीं पे होते हैं। और ये पूरा एक तरह से देखें तो क्रस्ट उसके ऊपर तैर रहा होता है। जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की बात हम लोग करेंगे, जिसमें बहुत सारे, जैसा कि आप सबको पता भी होगा कि बहुत सारी प्लेट्स पृथ्वी के पूरे उस पे प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के रूप में डिवाइड है। और बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पे हम भूकंप के आधार पर भी क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। तो जो प्लेट्स प्लेट्स टेक्टोनिक जो प्लेट्स की मोशन है, जो पृथ्वी की अपनी गति है, उसके साथ साथ जो पटल हैं वो भी मूवमेंट करती रहती हैं। तो कुछ ऐसे भागों में फ्रीक्वेंट रूप से आप देखते होंगे कि रेगुलर इंटरवल पे भूकंप का अनुभव करते हैं। तो ये हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स जब बात करेंगे, और महासागर और उसके जो जो महासागरीय पृथ्वी की आकृतियों के बारे में जब हम बात करेंगे, तो इस पे हम और प्रकाश डालेंगे। तो जिसके परिणाम स्वरूप संवहन धारा बहने लगती है, और उसके साथ पृथ्वी के द्रव्यमान का भी संचरण होता है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी से गर्म पिघला लावा बाहर आ जाता है, और ठंडी चट्टानें उसकी जगह लेने धरती के अंदर पहुंच जाती है। अगर आप कभी कोई वोल्केनो साइट्स पे गए हो, अभी तो जो जो गवर्नमेंट अवस्था में है, या पूरा आप देखें कि जो दक्कन का पठार है, तो वो लावा से बना हुआ है। जो ग्रेनाइट्स है, तो पूर्व में जब पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो ऐसी बहुत सारी ऐसी संक्रियाएं होती रही, तो पृथ्वी के अंदर के जो लावा थे वो बाहर आए, बाहर आके फिर वो हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर तक फैले, फिर धीरे धीरे ठंडे हुए। तो इस तरह की प्रक्रिया से होकर के पृथ्वी का जो पटल है वो बना हुआ है। तो इस प्रक्रिया में जो पृथ्वी का जो गर्म लावा है वो बाहर निकलता है। आज भी आप बहुत सारे जो एक्टिव वोल्केनो हैं उनको आप देखें, तो उसमें बहुत सारी लावा, धूल, डस्ट निकलते हैं, और वो फिर वो फैल करके वो एक माउंटेन का निर्माण करते हैं, पठार का निर्माण करते हैं। इस तरह की बहुत सारी ज्वालामुखी से निकले हुए पदार्थों से भी भू आकृतियां बनी हैं। हालांकि जो भूपटल और ऊपरी प्रवार एक दूसरे को छूते नहीं है, वो चित्र में भी स्पष्ट रूप से आप देख रहे थे कि उनके बीच में तो, लेकिन ये दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से स्थल मंडल से संबंधित होते हैं। स्थल मंडल शब्द का अर्थ चट्टान का गोला है। तो भूपटल और प्रवार को, जैसा कि मैंने पहले स्लाइड में कहा कि मोहरविक अशांतत्य, जो कंटिन्यूटी को अशांतत्य के नाम से जाना जाता है, तो मोहरविक अशांतत्य नामक एक अनियमित रेखा विभाजित करती है। तो इस रेखा का नामकरण जो है ये क्रोएशिया के भौतिकविद थे एंड्रियो मोहोरोविच, 1857 से लेकर 1936 तक इन्होंने काम किया है। और यह रेखा रासायनिक संगठन में महत्वपूर्ण और तीव्र परिवर्तन को चिन्हित करती है। तो इसको मोहो रेखा भूपटल और प्रवार के मध्य स्पष्ट सीमा बनाती है। तो स्थल मंडल के नीचे स्थित दुर्बल मंडल, एक जस्ट स्थल मंडल जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें मेंटल एंड कोर क्रस्ट मिलकर के स्थल मंडल बना रहा है, तो इसके नीचे एक दुर्बल मंडल होती है जिसको एस्थनोस्फीयर या दुर्बलता गोलक, स्फीयर ऑफ वीकनेस कहला भी एक क्षेत्र होता है। तो क्रस्ट और मेंटल के नीचे जो है एक एस्थनोस्फीयर जो होता है, जिसको, और उसका में जो चट्टान और तापमान के पिघलने के लिए आवश्यक तापमान जितना अधिक होता है, मतलब वहाँ का तापमान इतना होता है कि वहाँ पे चट्टाने जो हैं वो पिघल जाएं। अब जो तीसरी प्रमुख संरचना जो परत है पृथ्वी की, वो जिसको हम क्रोड कहते हैं। तो बाहरी क्रोड मुख्यतः निकिल और लौह के मिश्र धातुओं से बनी है, जिसको हम निफ NiFi निफ भी कहते हैं, निकिल और लौह।
मिश्र धातुओं से और भीतरी क्रोड अधिकतर लौह तत्वों के यौगिकों से मिलकर बनी होती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बाहरी तरल क्रोड से नियंत्रित होता है और क्रोड परत की कुल मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर मानी जाती है। तो जो क्रोड के जो भाग हैं वो मुख्य रूप से तीन भाग हैं। आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड और आंतरिक और बाहरी क्रोड के मध्य में स्थित संक्रमण क्षेत्र। तो हम एक एक करके इन पे बात करेंगे। तो बाहरी क्रोड की मोटाई लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक होती है। ऐसा माना जाता है कि बाहरी जो क्रोड है वो तरल अवस्था में होता है। लेकिन 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर की सहायता से बाहरी क्रोड का एक नक्शा तैयार किया था और इस नक्शे से यह पता चला कि क्रोड एक समान गोल सतह के रूप में नहीं है, बल्कि इसमें हजारों किलोमीटर तक फैली विशाल चोटियां और घाटियां होती हैं, जिनकी लंबवत ऊंचाई 3 से 10 किलोमीटर तक हो सकती है। तो ये अध्ययन कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने किया। इससे और भी बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं। बहुत सारे ज्ञान भी समय समय पर इसमें कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। तो आंतरिक क्रोड की बात करें तो आंतरिक क्रोड की जो मोटाई है लगभग 1300 किलोमीटर होती है। तो इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि पृथ्वी के आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में होती है। ये बात जानना महत्वपूर्ण है। इसको बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे स्टडी में इसको प्रूव किया है। पृथ्वी की जो आंतरिक क्रोड का जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है। अब इसी से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण बात है ज्वालामुखी, उसके बारे में हमने पहले पूर्व की कक्षाओं में भी डिटेल में बात की, लेकिन यहाँ पे भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी है, इसको टूजो विल्सन नाम के कनाडा के एक जियोलॉजिस्ट ने सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण 1965 में किया, जिसको हम विवर्तनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो स्थल मंडल जो है वो विवर्तनिक प्लेटें कहलाने वाली छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है। कौन कौन सी प्लेटें हैं? अलग अलग देशों के नाम पे इनकी प्लेटें हैं। प्रमुख रूप से 7 प्लेटें जो बड़ी प्लेट्स हैं उसको वो 7 प्लेटें हैं। कौन कौन सी प्लेटें हैं इसको आप टेक्स्ट रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक में पता करिए, खोजिए कौन कौन सी प्लेटों से पूरा हमारा जो स्थल मंडल बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी सब प्लेट्स भी हैं, छोटी स्मॉल प्लेटें हैं, उनका भी बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। तो छोटी प्लेटों में टूटा हुआ है। ये प्लेटें एक दूसरे के अलावा प्रवाह के सापेक्ष भी धीमी धीमी गति करती रहती है। जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है इसने इस बात का प्रमाण दिया कि जो प्लेट्स हैं वो बहुत स्लोली वो मूव करती, सरकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इन प्लेटों के बीच नीचे की जो परत के आंशिक तरल रूप में होने से ये प्लेटें गतिमान होती हैं, जैसा कि मेंटल के ऊपर ये फ्लोट हो रही है। इस परत को दुर्बल मंडल जो एथनोस्फीयर कहा जाता है, यह माना जाता है कि यह सीधे भूपटल के नीचे विद्यमान न होकर प्रवाह के ऊपर और भूपृष्ठ से करीब 70 से 260 किलोमीटर नीचे स्थित होती है। स्थल मंडल के नीचे स्थित प्रवाह क्षेत्र रासायनिक रूप से चट्टानों की भांति ही होते हैं, किंतु ऊष्मा और दाब के द्वारा इसमें स्थायी परिवर्तन होने के कारण इसे स्थल मंडल का हिस्सा नहीं माना जाता। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नीचे में प्रेशर इतना ज़्यादा है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, तो इसके वजह से जो हमारी रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, जो हमने देखा आपने कि विभिन्न विभिन्न स्तर पर जो परतें हैं उनका जो कंपोजिशन है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ड्यू टू टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर उसकी जो रासायनिक संगठक है, उसके जो भौतिक यांत्रिक उसके जो विवरण है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और बहुत सारी इस तरह की चीजें अनवरत चलती रहती हैं। अब ज्वालामुखी जिसको हम तो ज्वालामुखी को परिभाषित करने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। तो ज्वालामुखी का जो उत्पत्ति है वोल्केनो,
जिसको हम अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं, इस नामकरण के पीछे का जो एक पृष्ठभूमि है, वो ये है कि जो रोमन साम्राज्य के अंदर आग के देवता वोल्कैन के नाम पर इसका नाम वोल्केनो पड़ा है। तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति इसलिए होती है क्योंकि पूरी पृथ्वी जो है 17 ठोस टेक्टोनिक प्लेट्स उसमें विभाजित है। और ये कौन सी ठोस टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इसके बारे में आपको सर्च करना है, खोजना है, इनके नाम लिखने हैं। इस कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है। वस्तुतः ज्वालामुखी की उद्भव वही होता है जहां पे दो प्लेट या तो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे की तरफ सरकती हैं। हेड ऑन कोलिजन होगा या एक दूसरे से दूर जाने वाली प्लेटें होगी या पैरेलल जो प्लेटें चलती। ऐसे जो पृथ्वी पे धरातल पे चिन्हित क्षेत्र हैं, अगर आप देखें तो पैसिफिक ओशन में रिंग ऑफ फायर के नाम से एक क्षेत्र है, जो अभी वो पूरा पैसिफिक रीजन जो जापान, फिलीपींस और इस तरह का जो क्षेत्र है, वहां पे फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे जो प्लेट्स है वो बहुत ज्यादा उसका मूवमेंट है, इसकी वजह से फ्रिक्वेंट ट्रिमर और हमारे अर्थक्वेक हम अनुभव करते हैं। इसी कारण से ज्वालामुखी का उद्भव होता है। वस्तुतः ज्वालामुखी की उद्भव वही होता है जहां दो प्लेट या तो एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे की तरफ सरकती है। हवाई द्वीप पर मौजूद मोना लोआ इस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेंस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव ज्वालामुखी। मंगल ग्रह पर ओलंपस मॉन्स और सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी। ये यहाँ पे हम तीन प्रमुख बातें आपको बताई कि हवाई द्वीप पर मौजूद मोना लोआ इस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, यानी कि पृथ्वी की सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मोना लोआ है, जो हवाई में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट हेलेंस सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, यानी मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इज सेंट हेलेंस। सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो बहुत बड़े बृहद क्षेत्र में फैला हुआ है वो मोना लोआ है। और इस सौर मंडल में सबसे बड़ा जो वोल्केनो है जो मंगल ग्रह पर है, इसको ओलंपस मॉन्स कहते हैं। तो ये तीन वोल्केनो हैं जिनको, तो ये एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको जानना चाहिए। और इनका जो हम डिवाइड करते हैं ज्वालामुखी को विभिन्न प्रकार के रूप में, तो इनका प्रकार का विभाजन जो है वो मुख्य रूप से इनके एक्टिवनेस के आधार पर है। तो और ये जो फ्रीक्वेंसी है, किस आवृत्ति पर ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। तो जैसे जो ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं, जिनमें लावा, गैस या विखंडित पदार्थ सदैव निकलते रहते हैं, आज भी वो एक्टिव है, जागृत अवस्था में, ऐसे ज्वालामुखी को हम सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वर्तमान में विश्व के जागृत ज्वालामुखियों की संख्या 500 के लगभग बताई जाती है। इनमें प्रमुख हैं इटली के एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो मोस्ट एक्टिव जागृत, आज भी इनको हम देख सकते हैं। और अभी कुछ सालों पहले आपने देखा, न्यूज में भी सुना होगा कि ज्वालामुखी के निकलने से इतना राख, डस्ट, और जिसकी वजह से पूरा जो वायु यातायात है वो बहुत प्रभावित हुआ था पूरा यूरोप में। डस्ट और धूल की वजह से बहुत सारे, 1 साल 2 साल पहले इस तरह की एक घटना न्यूज में आई थी। आज भी इन क्षेत्रों में एक्टिव है, जहां पे वहां पे लावा, राख, धुएं, डस्ट आज भी आप देख सकते हैं। तो जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जो है वो मेडिटेरियन सी में सिसिली एक द्वीप है के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। इससे सदैव प्रज्वलित गैस निकला करती है और इसके आसपास का जो भाग है वो प्रकाशमान रहता है। इसके कारण इसको हम भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जैसे महासागरों सागरों में ये जो यातायात को कंट्रोल करने के लिए लाइट हाउस बनाए जाते हैं, उनको उस लाइट को देख करके जहाजों का आवागमन होता रहता है। तो उसी तरह से ये नेचुरल मेडिटेरियन सी में इस तरह के ज्वालामुखी निकलते हैं, तो इसको हम प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उन्हें पुनः उनके उद्गार के लक्षण नहीं दिखते हैं, पर अचानक उनमें विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है। ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो दूसरे प्रकार है,
दूसरे प्रकार की ज्वालामुखी। तीसरा जो है वो शांत ज्वालामुखी है, जो विगत कई हजार वर्षों में ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जहाँ नहीं मिला है कि ये ज्वालामुखी अभी भी उद्गार होने की इसके संभावना है। ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी या जहाँ पे उद्गार पूर्णतया समाप्त हो जाता है और इसके मुख में जल आदि भर जाता है। इससे बहुत बड़ी झीलों का भी निर्माण होता है, जिसको वोल्केनिक लेक, तो जो वोल्केनों के द्वारा बने हुए गड्ढों में पानी भरने की वजह से बहुत बड़ी-बड़ी झीलें बन जाती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे फीचर्स भी क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ज्वालामुखी के बारे में बात की। इससे जुड़े हुए जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के का चित्र आपको बनाइए, उसके विभिन्न परतों के बारे में विस्तार से लिखिए, कौन सी विभाजक रेखाएं हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो सवाल हैं, इनके उत्तर आपको खोजने हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर हम अगली कक्षा में किसी नए विषय पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।